नमस्कार। आईएनडी एनालिसिस खजुराहो लोकसभा सीट का रण में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र अपने ऐतिहासिक व पुरातात्विक महत्व के मंदिरों व स्थापत्य के लिए विशेष पहचान रखता है। यहां प्राकृतिक साधन भी हैं। पन्ना जिले की जमीन से हीरा भी निकाला जाता है और वह लोगों की किस्मत भी बदलता है। खजुराहो लोकसभा सीट अलग अलग कालखंड में भाजपा और कांग्रेस के पाले में आती जाती रही है। हालांकि इस सीट पर भाजपा का प्रभाव ज्यादा रहा क्योंकि इसने देश की राजनीति को उमा भारती जैसा चेहरा दिया। वे लगातार 4 बार यहां से सांसद रहीं। कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार को करारी शिकस्त देकर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। यहां से सांसद बनने वाले कई नेताओं ने देश प्रदेश की राजनीति में अपना स्थान बनाया। इन बड़े चेहरों में कांग्रेस की विद्यावती चतुर्वेदी, सत्यव्रत चतुर्वेदी और भाजपा की उमा भारती व वीडी शर्मा जैसे नाम शामिल हैं। खजुराहो सीट पर शुरुआती दबदबा कांग्रेस का हुआ करता था, लेकिन 1989 के बाद लगातार जिस तरह से उमा भारती यहां से सांसद चुनी गई, साल 1999 के चुनाव को छोड़कर बाद में भी भाजपा प्रत्याशी सांसद चुने गए। स्वतंत्रता के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में खजुराहो स्वतंत्र सीट नहीं थी। दूसरे चुनाव वर्ष 1957 में छतरपुर जिले की 4 और टीकमगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटों को मिलाकर खजुराहो लोकसभा सीट बनाई गई। साल 1967, 1971 के चुनाव में भी खजुराहो स्वतंत्र सीट नहीं रही। क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में रहा। साल 1977 के बाद खजुराहो स्वतंत्र सीट के रूप में कायम है। तो जिस तरह से खजुराहो की हम बात करें, इस सीट की अगर हम बात करें और इस सीट में आने वाले विधानसभा क्षेत्रों की बात करें, छतरपुर जिला, पन्ना जिला और कटनी, यहाँ की जो सीटें आती हैं उसमें चंदला, राजनगर, पवई, गुनौर, पन्ना, विजय राघवगढ़, मुडवारा, बहोरीबंद सीट शामिल है। तो कुल मिलाकर इस सीट पर जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में वहीं से सांसद हैं वीडी शर्मा, वो फिर मैदान में है और कांग्रेस ने गठबंधन के तहत इस सीट को समाजवादी पार्टी को दिया है और समाजवादी पार्टी से डॉक्टर मनोज यादव मैदान में हैं। आज खजुराहो लोकसभा सीट का विश्लेषण करेंगे और क्या कुछ इस चुनाव में, क्या जिस तरह से कांग्रेस ने सीट गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को दी है, समाजवादी पार्टी का इतना असर यहां पर है कि वो वीडी शर्मा जो कि 2019 का लोकसभा चुनाव तकरीबन 5 लाख वोटों से जीते थे, उनको चैलेंज कर पाएंगे, उनको चुनौती दे पाएंगे। तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, विश्लेषण करेंगे। पहले मेहमानों के पास चलते हैं, उनसे परिचय कराते हैं आपका, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी। संदीप जी, स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ में है सत्येंद्र जैन जी, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। सत्येंद्र जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ में है कांग्रेस के युवा नेता प्रवक्ता डॉक्टर रोहित नायक जी। डॉक्टर रोहित नायक जी, आपका भी स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले संदीप पौराणिक जी के पास में आता हूं। बेहतर तरीके से संदीप जी इस सीट को जानते हैं, इस क्षेत्र की तासीर को जानते हैं, बेहतर तरीके से वो हमारे दर्शकों को बता पाएंगे। संदीप जी, जिस तरह से हम खजुराहो लोकसभा सीट की बात करें, सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है कि पहले जिस तरह से कभी एक समय यहां पर कांग्रेस का दबदबा रहा, फिर भारतीय जनता पार्टी लगातार यहां से जीत हासिल करती रही। ये मध्य प्रदेश की एक ऐसी सीट जहां पर कांग्रेस अब मैदान में नहीं है, समाजवादी पार्टी को उसने अपना समर्थन दिया है। किस रूप में देखते हैं, क्या समाजवादी पार्टी असर डाल पाएगी बशर्ते कांग्रेस के यहां पर? देखिए राजेश जी, ये मध्य प्रदेश में, क्या मैं कहूँ, बुंदेलखंड में ये पहला ऐसा चुनाव होगा या पहली ऐसी सीट होगी जहां कांग्रेस मैदान में नहीं होगी जी। कांग्रेस की इस इलाके में जड़ें बहुत गहरी हैं, इसे कोई नहीं नकार सकता जी। चाहे सत्यव्रत चतुर्वेदी चुनाव जीते हों, विद्यावती चुनाव जीती हों, उनका प्रभाव रहा है। हम बात करते हैं पन्ना की आपके, तो वहां से मुकेश नायक ने भी विधानसभा का चुनाव जीता है पवई से। तमाम बड़े नेता उस इलाके में कांग्रेस के रहे हैं। राजा पटेरिया का भी वहां प्रभाव रहा और भी नेताओं की हम गिनती कर सकते हैं। लेकिन ये राजनीति जो गठबंधन की राजनीति है राजेश जी, उसमें आपको समझौता करना पड़ता है जी। और कांग्रेस को बड़ा समझौता करना पड़ा है ये जी। वो सीट जहां वो मुकाबले में रहे हैं,
हमें याद करना चाहिए, ये शायद 2004 या 2009 के चुनाव में हार जीत का अंतर मुश्किल से 25,000 का रहा था इस सीट पर। जी। और वो सीट आपने, ठीक है आज आप 5 लाख के वोट से हारे थे लास्ट चुनाव, लेकिन ऐसी स्थिति भी नहीं थी कि कांग्रेस इस चीज को छोड़ दे। यहां पूरे दमखम से चुनाव कांग्रेस लड़ सकती थी। कांग्रेस के पास इस इलाके में चेहरों की कमी नहीं है राजेश जी, आप गिनिए तो बहुत लंबी फहरिस्त है जी। लेकिन कांग्रेस ने ये सीट कैसे छोड़ दी, ये हाईकमान कई बार ऐसे फैसले कर लेता है। मैं इस फैसले को कुछ इस तरह से देखता हूं कि कांग्रेस ने खजुराहो में राजनीतिक तौर पर आत्महत्या कर ली है। ये आपने मैदान ही छोड़ दिया, वो मैदान जहां से आपके सांसद निर्वाचित हुए, आपके लगातार उस जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पे 8, उनमें से कई विधायक निर्वाचित हुए, फिर आपने समाजवादी पार्टी को कैसे छोड़ दी। समाजवादी का मैं ये नहीं कहता कि प्रभाव नहीं है उस इलाके में, कभी वहां से राजनगर से भी समाजवादी का प्रतिनिधि जीता है, एक बार पवई से भी जीता है, कटनी जिले में भी एक आध बार जीते, तो मिला जुला प्रभाव है। समाजवादी इस स्थिति में नहीं है कि बीजेपी को खुले तौर पर टक्कर दे सके। जातीय समीकरण हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास एक अच्छे खासे नेताओं की फहरिस्त थी, अच्छे नेता थे जो मुकाबला कर सकते थे। अपने हाथ से सेल्फ गोल कर लिया मुझे लगता है कांग्रेस। चलिए, बेहतर बात संदीप जी कर रहे हैं इस सीट का, जिस तरह से विश्लेषण कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर इस सीट की हम बात करें, मैंने पहले भी कहा कि एक समय रहा है कि ये कांग्रेस का दबदबा यहां पर रहा। विद्यापति चतुर्वेदी की बात करें या फिर हम सत्यव्रत चतुर्वेदी की बात करें और या बात हम मुकेश नायक जी की हम बात करें, तमाम सारे नेता इस सीट पर दमदारी के साथ दिखे हैं। मैं सीधे डॉक्टर रोहित नायक जी के पास में आ जाता हूं। डॉक्टर रोहित नायक जी, क्या सही में कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया है एक ऐसी सीट जहां से चाहते कि आप अपने किसी दमदार नेता को वहां से चुनाव लड़वा सकते थे? ठीक है, हार जीत तो लोकतंत्र प्रजातंत्र में लगी रहती है, लेकिन एक ऐसी सीट जो कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ रही और आपने वो समाजवादी पार्टी को दे दी, क्या कहेंगे डॉक्टर रोहित नायक जी? जो गठबंधन के तहत सीटों का बंटवारा हमको करना था, हम जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूं, सबसे बड़ा इतिहास का गठबंधन बनाकर बैठे हैं, इंडिया का जो गठबंधन है, और इसके तहत समाजवादी पार्टी में और कहीं पर हमारे को कोई ऐसा पॉलिटिकल स्कोप नहीं दिखता है जो मध्य प्रदेश में दिखता है, स्पेशली जो जिस बॉर्डर की और खजुराहो लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। यदि इस बात को हम कहेंगे राजनीतिक रूप से कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया, देखिए जिस तरह का भी समय चल रहा है, अगर रेफरी भी बॉल उठा ले तो यही कहेंगे कि कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया है। तो इस पर तो मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, वो समय का तकाजा इस तरह का है। लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि उस पूरी पट्टी पर जो 7 या 8 विधानसभाओं की हम बात कर रहे हैं लोकसभा से संबंधित, उसमें पन्ना जिला बहुत बड़ा जिला है और बहुत बड़ा वोट बैंक जो उन 3 विधानसभाओं से आता है वो पूरा चुनाव डिसाइड करता है। और ये पूरा बेल्ट केन नदी से बटा हुआ है, जिस नदी के उस पार जियोलॉजिकली जैसे डिवाइड होती हैं बाउंड्रीज, उत्तर प्रदेश लग जाता है। तो उत्तर प्रदेश का बहुत भारी प्रभाव इस क्षेत्र में है, और चूंकि देश के हिसाब से गठबंधन को सीटों का विभाजन हमको करना था, इससे अच्छी बेहतर सीट समाजवादी पार्टी के लिए इस गठबंधन के तहत कहीं और नहीं दे पाने की संभावना मुझे नजर आती है। तो मुझे लगता है कि वहां पर जिस तरह का प्रभाव, दूसरा जो जातिगत समीकरण है खजुराहो लोकसभा का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वहां पे ब्राह्मण भी बहुत हैं, ठाकुर भी बहुत हैं, यादव समुदाय बहुत है, पिछड़ा बहुत है, दलित बहुत है। उसके अलावा वहां पर पूरी तरह से यदि देखा जाए तो एक चंदेला और बुंदेला का एक बहुत ही पुरातत्व, जिस तरह से आपने बोला खजुराहो एक बहुत फेमस हिस्टोरिकल प्लेस है, तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी, इतिहास की दृष्टिकोण से भी वहां पर इस चीज का प्रभाव रहता है कि कौन व्यक्ति कैसा लड़ता है। लेकिन डॉक्टर रोहित नायक, आपको नहीं लगता जिस जातिगत समीकरण की आप बात कर रहे हैं, ठीक है ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है और कहीं ना कहीं एक समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जिस तरह से वर्चस्व रहा है, लेकिन अब वो स्थितियां परिस्थितियां भी नहीं है। दूसरा ये सवाल उठता है कि क्या ये भी एक कारण रहा इस सीट को समाजवादी पार्टी को देने के पीछे कि पिछला जो परफॉर्मेंस था कांग्रेस का वो ठीक नहीं था, तकरीबन 5 लाख वोटों से वीडी शर्मा वहां से जीते थे चुनाव। देखिए इस तरह के तो समीकरण कई जगह थे मध्य प्रदेश में, क्योंकि बहुत मैसिव डिफरेंसेस से कांग्रेस लैग करी थी और हारी थी। इन विधानसभा चुनाव में भी जो हम लोग विश्लेषण करते थे चुनाव के पूर्व बैठकर, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पर हैं बैठे हुए, संदीप जी भी इस बात को मानेंगे कि जिस तरह का विश्लेषण हमने विधानसभा चुनाव में भी वोट डिफरेंस का किया था, वैसा कोई डिफरेंस
समझ में नहीं आया, बल्कि बृहद रूप से पूरा इतर ही हो गया, पूरा रिजल्ट ही रिवर्स हो गया। तो जिस तरह का डिफरेंस क्रिएट हुआ उसकी बात नहीं करूंगा, राजनीति में तो ये चलता रहता है, लेकिन भोपाल की सीट की बात कर ले तो इस तरीके का गैप था। ये कोई कारण नहीं होता कि वहां पर ना लड़ा जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में और कहीं गठबंधन के तहत स्कोप मुझे लगता नहीं दिख रहा था, और कहीं था भी नहीं। जिस तरह का समीकरण खजुराहो में बैठ सकता है उनके लिए, वो कांग्रेस के लिए भी सूटेबल था और समाजवादी पार्टी के लिए भी। चलिए, मैं सतन जैन जी के पास में आता हूं। सतन जैन जी, बिल्कुल अगर हम भारतीय जनता पार्टी को देखें तो आप कह सकते हैं कि पिछला जो आपका रिकॉर्ड था काफ़ी बेहतर था, और चूंकि अब मुकाबले में समाजवादी पार्टी आपके है, कांग्रेस नहीं है, गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को एक सीट कांग्रेस ने दी है, यानी कि अब मुकाबला कांग्रेस से भी है और समाजवादी पार्टी से भी है, एक कह सकते हैं सीट को लेकर। किस तरह देखते हैं? हालांकि ये भाजपा के लिए कहा जाता है कि सबसे सेफ सीट है, किसी को भी यहां से चुनाव लड़ा दो वो जीत जाता है, क्या कहेंगे? देखिए राजेश जी, ये जो सीट है, और जिस प्रकार से पिछले लोकसभा चुनाव में 5 लाख के मतों से भारतीय जनता पार्टी से हमारे शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष जो बने हैं, वो उसके बाद ही मनोनीत किए गए थे भारतीय जनता पार्टी में, और वो अमित शाह जी गए भी थे जब चुनाव चल रहा था, और उन्होंने कहा था कि आप शुभंकर अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी को जनता आशीर्वाद दे, और जनता ने छप्पर फाड़ के आशीर्वाद दिया था, 5 लाख मतों से अधिक मतों के अंतर से जिताया था, और उसके बाद ही फिर उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, और मध्य प्रदेश के अंदर आप देखिए परिवर्तन आए। तो मैं बताऊं कि ये जो खजुराहो लोकसभा है, ये पूरी की पूरी 8 जो विधानसभाएं इसमें आती हैं, अभी भी वहां की भगवान रूपी जनता ने छप्पर फाड़ के भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री का आशीर्वाद दिया, और एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई है। मुंह की खाई है वहां पर 8-0 से। और पवई विधानसभा भी उसी में आती है, जिसमें कि हमारे माननीय मुकेश नायक जी भी वहां से लड़े थे, वो भी पराजित हुए थे और वहां से। तो मैं कहता हूं ये भगवान रूपी जनता निसंदेह फिर से, जो पिछली बार 65% का वोट शेयर दिया था भारतीय जनता पार्टी को माननीय वीडी शर्मा जी के लिए, वो इस बार 75% के ऊपर होगा। और जो आप कह रहे थे वोट कि ये कांग्रेस ने, मुझे लगता है बिल्कुल निसंदेह सेल्फ गोल किया है, और खजुराहो सीट पर ही नहीं, अपनी जो गठबंधन में कर करके इन्होंने लगभग पूरे भारत की बात करें तो 270 सीट पर इस बार कांग्रेस लड़ रही है, और 2019 का लोकसभा चुनाव था उसमें 400 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी। तो देखिए अब एक कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो श्रिंक हो जाएगा, और ये भी गारंटी नहीं है, ये भगवान रूपी जनता तय करेगी राजेश जी कि वो किसके पाले में बैठती है। जो 3 लाख से ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले थे पिछली बार, कहीं ऐसा ना हो कि वो जनता जो है, अभी देखिए राम बिमो का साल तुम्हारा रहा कोई ना कुल रोबन आ रहा, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से जनता ने जो देखा है, और कांग्रेस के नेतागण ही भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा राम का अपमान हुआ, सनातन द्रोही जो कांग्रेस है, जो शक्ति द्रोही कांग्रेस हो गई है, जो हिंदुओं को आतंकवादी बताती रही। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो पिछली बार 3 लाख वोट कांग्रेस को मिले थे, कांग्रेस प्रत्याशी को, वो कांग्रेस प्रत्याशी के नाम से समाजवादी पार्टी को जाएंगे। वो समाजवादी पार्टी के वोट थे, मात्र 40,000 के करीब आसपास वोट मिले थे, लगभग 2.5-3% का वोट शेयर उनको मिला था। तो मैं बताता हूं ये निसंदेह सारा का सारा वोट जो है, और नवागत मतदाता जो है वहां पर 2,60,000 से ज्यादा के मतदाता हैं, जो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी की नीतियों पर और निसंदेह जो है हमें आशीर्वाद देंगे। और इस बार हमारे जो लोकसभा के प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के माननीय महेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी को इस बार वहां की जनता लगभग 9 लाख से अधिक मतों से जिता रही है। तो वही कहूंगा, ये जो मुझे लगता है कि काफी आत्मविश्वास से लवरेज है भारतीय जनता पार्टी। सतन जैन जी कह रहे हैं कि 9 लाख से वहां से जो बीजेपी के कैंडिडेट है वीडी शर्मा जी, वो जीतेंगे। मैं एक बार फिर संदीप जी के पास में आता हूं। संदीप जी, जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि ये सीट किस तरह से एक कांग्रेस का गढ़ रही है, उसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन क्या लगता है कि ऐसा क्या बदला समय के साथ? हालांकि ठीक है, जिस तरह की वेव है, जिस तरह की हवा, जिस तरह का समय है, भारतीय जनता पार्टी के लिए तमाम सारे फैक्टर उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी सीटें बन गई कांग्रेस के बजाय भाजपा की कि वहां पे जो जीत का अंतर होता है वो 3 लाख 4 लाख से ज्यादा पहुंच जाता है, और किसी को भी वहां से लड़वा दो, कितना भी नया कैंडिडेट क्यों ना हो, भले उस क्षेत्र की उसको जनता वहां की ना जानती हो, वो वहां पे चुनाव जीत जाता है। तो किस तरह से ये चीजें हुई हैं संदीप जी, किस तरह से विश्लेषण करेंगे? देखिए राजेश जी, ये बात ठीक है कि परिस्थितियां बदलती हैं, राजनीतिक दल का अपना जनाधार बदलता है, बढ़ता है, घटता है, वो सब होता रहता है। कांग्रेस के साथ मैं व्यक्तिगत तौर पर जो समझ पा रहा हूं,
कांग्रेस ने एक स्थायी चेहरे को खड़ा करने की कोशिश उस इलाके में नहीं की। जितने भी खड़े हुए विधानसभा क्षेत्र स्तर तक के नेता खड़े हुए। आप याद करिए कि सत्यव्रत चतुर्वेदी, विद्यावती चतुर्वेदी के अलावा वहां कोई ऐसा चेहरा खड़ा नहीं हो पाया। जिन लोगों को भी आपने लोकसभा का चुनाव लड़ाया, वो चुनाव लड़े लेकिन उसके बाद नहीं रुके उस इलाके में। उन्होंने उस इलाके में वो टाइम नहीं दिया है, समय नहीं दिया जिसकी जरूरत होती है। आप चुनाव हारते हैं, ठीक है, वो हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन आप हार के बाद भी अगर मैदान में डटे रहते हैं तो संभावनाएं आपके लिए ज्यादा रहती हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो 24/7 काम करती है। इसे सारे लोग स्वीकारते हैं, कांग्रेस के लोग स्वीकारें ना स्वीकारें एक अलग बात है, लेकिन उनके यहाँ एक बेहतर मैनेजमेंट की परंपरा है। उनके यहाँ लोग मिलकर काम करते हैं, अगर मिलकर काम नहीं करते तो उसको किनारे कर दिया जाता है। कांग्रेस के लिए जो मूल समस्या रही है अब तक, स्थायी नेतृत्व उस इलाके में लोकसभा का तैयार नहीं कर पाई। कांग्रेस के पास, जैसा मैंने कहा कि तमाम बड़े नेता हैं उस इलाके में, ऐसे नेता हैं कि जो अपने बल पर कांग्रेस को खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो स्थायी डेरा नहीं दे पाए। राजेश जी, अगर वो स्थायी तौर पर वहां जमे रहते तो मुझे लगता है कि आज जो स्थितियां 5 लाख तक जा रही हैं वो काफी कम होती। जिन नेताओं ने वहां रखे या रहे, उन इलाकों में स्थितियां कांग्रेस की थोड़ी सी बेहतर हैं। और मैं ये मानता हूं कि कम से कम खजुराहो सीट में कांग्रेस बेहतर फाइट दे सकती थी। अब समाजवादी पार्टी का, अब रोहित जी कह रहे हैं, बात ठीक है कि जातीय समीकरण और केन का इलाका, लेकिन यादव वोट या यादव उम्मीदवार को वहां का ब्राह्मण वोट जुट पाएगा, कांग्रेस के लोग उसके लिए काम कर पाएंगे, ये बड़े सवाल रहेंगे मुझे लगता है इस चुनाव में। और आप बाहर के प्रत्याशी को लेके गए, अगर वो उस इलाके का भी प्रत्याशी होता तो बेहतर फाइट करता। अब देखिए जातीय समीकरण के आधार पर क्या होता है, ये तो नतीजे बताएंगे। संदीप जी, एक अगर हम बात करें इस खजुराहो सीट की, तो छतरपुर जिले की 2 सिर्फ इसमें विधानसभा आती है, एक चंदला और एक राजनगर, लेकिन अधिकांश जो हिस्सा है वो पन्ना का है और कटनी का है। क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस रीजन से, इस क्षेत्र में भी किसी के एक, ठीक है ये छतरपुर जिले से नहीं कर पाए, तो इस क्षेत्र से भी किसी एक दमदार कैंडिडेट को तैयार करना था, ये भी कमी रह गई? देखिए राजेश जी, ये प्लानिंग होती है, व्यक्ति की नहीं होती, ये प्लानिंग पूरी पार्टी की होती है। मैं फिर वही कह रहा हूं कि पन्ना जिले में कांग्रेस के पास ऐसे नेता हैं, अगर आप याद करेंगे कि मुकेश नायक जी ने पवई से एक व्यक्ति को निर्दलीय चुनाव जिता दिया था, वो चर्चाओं में रहा बहुत लंबे समय तक। तो ऐसे नेता कांग्रेस के पास है जो दूसरे को जिता सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर पार्टी एक योजनाबद्ध तरीके से 5 साल काम करे और एक व्यक्ति को पहले ही कह दे कि आपको वहां तैयारी करनी है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस के दिन अच्छे हो सकते हैं। चलिए, बेहतर बात संदीप जी कह रहे हैं। डॉक्टर रोहित नायक जी के पास आ जाता हूं। क्या डॉक्टर रोहित नायक जी, ये कमी रही है कि जब चुनाव हुए, ठीक है, उस समय तमाम सारी प्लानिंग, तमाम सारे समीकरण, लेकिन उसके बाद आगे किस तरह से इस सीट पर हमें अपना जनाधार बढ़ाना है, कैसे बेहतर करना है, ये इस पर काम नहीं हुए, शायद यही कमियां रही हैं, मान लिया जाए इसको? नहीं राजेश जी, देखिए कमोवेशित रूप से जिस तरह की परिस्थितियां विधानसभा चुनाव में भी थी, और जो मैंने पहले ही बोला, जिस तरह की हवा दिख रही थी, इस बात को सभी मानेंगे कि हर व्यक्ति ये कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। जितनी सीटें कांग्रेस की आनी थी उतनी भाजपा की आ गई, और जितनी भाजपा की आनी थी उतनी कांग्रेस की आ गई। तो ये तो चुनाव में मुझे लगता है कि ये हवा या ये कोई भी परिस्थिति जनता निर्धारित करती है। जनता ने यदि ये चुना, और मैंने पहले भी बात कही है कि जो 50% आबादी का जो मसला था जिसको लेकर भाजपा आगे बढ़ी थी, वो एक बहुत कैटलिस्ट ग्रुप के तरह काम किया, लेकिन यही कैटलिस्ट ग्रुप अब छला महसूस करेगा, क्योंकि जो वादा किया गया था उसके खिलाफ जो है एक अलग से जनभावना विकसित हुई, क्योंकि वो वादा खिलाफी हुई है, वादे पूरे हुए नहीं है। और हम केवल ये बात ना करें कि कांग्रेस, क्योंकि देखिए अभी तो इस तरह की स्थितियां, मैंने कहा कि रेफरी भी अगर बॉल उठा लेगा तो कहेंगे कि कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया, क्योंकि परिस्थिति कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। लेकिन जो पूरे वादे किए गए थे, चाहे 2014 से पहले की बात हो, यदि कोई भी पैनलिस्ट या भाजपा के जो आदरणीय बैठे हुए सत्येंद्र जैन जी ये बात बोल दे कि अगर ये बात कही गई थी कि 15 लाख रुपए आएंगे तो क्या आए, काला धन वापस आएगा तो क्या आया, महंगाई कम हुई क्या, जब ये सिलेंडर्स लेकर दौड़ते थे तब महंगाई की बात होती थी, अब क्या महंगाई कम हुई है, क्या पेट्रोल फ्यूल के दाम जो है वो कम हुए क्या, उसके अलावा 2 करोड़ रोजगारों की बात करी थी वो हुई क्या। अगर ये कहते हैं कि इनका सबसे सक्सेसफुल मॉडल जो है वो स्वच्छता अभियान रहा, तो स्वच्छता अभियान के इंडेक्स में
वर्ल्ड इंडेक्स में अपन सबसे तीसरे जो प्रदूषित देश है उसमें शुमार है हमारा। हंगर इंडेक्स में हम सबसे नीचे चले गए, हैप्पीनेस इंडेक्स में हम सबसे नीचे चले गए। अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, 5वें नंबर पे आने की, तीसरे नंबर पे जाने की बात हो रही है, तो क्या ये यूके को पीछे छोड़ने की स्थिति में है हम अभी? अमेरिका को, चाइना को पीछे छोड़ने की स्थिति में है पहले नंबर पे जाने के लिए? क्या 10 साल में जितना इनने अनुदान ले लिया वर्ल्ड बैंक से और दुनिया से, क्या ये पिछले जो 70 वर्षों में जो घटा है और पिछले 14 जो प्रधानमंत्री हुए उनने जो पैसा लिया उससे ज्यादा नहीं ले लिया क्या? तो क्या हमारी क्रेडिट लिमिट खत्म नहीं करी क्या इनने? तो मुझे लगता है जिस तरीके की स्थितियां आज निर्मित हैं, इस पर बात करना बहुत आवश्यक है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि दिशाहीन ना हो चर्चाएं, लेकिन चुनाव में क्योंकि एक परसेप्शन की राजनीति होती है, नेता कौन बनेगा, कौन चुनाव लड़ रहा है, मुझे लगता है आज की तारीख में जो विश्व गुरु हैं, जो विश्व गुरु अपने को बता रहे हैं, यदि जनता इस बात को ठीक से समझे कि जो बातें कही गई थी वो उन तक नहीं पहुंची हैं और उनको वोट ऐसे व्यक्ति को देना है जो कम से कम कर दिखाए। सत्यन जैन जी आप कह रहे हैं, और जी ठीक है सत्यन जैन जी आप कह रहे हैं कि इस बार हम 9 लाख के अंतर से जीतेंगे। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये क्षेत्र, ये लोकसभा गढ़ बनी है, लेकिन जिस हिसाब से वहां पर डेवलपमेंट होना चाहिए था, जिस तरह से वहां पर विकास होना चाहिए था, कि रोजगार की बहुत बड़ी समस्या वहां पर रही, एक पलायन बहुत बड़ी नहीं, काम मैं ये मानता हूं कुछ काम हुआ है, लेकिन जिस रेशियो में वहां की जनता आशीर्वाद दे रही है उस रेशियो में, उस अनुपात में वहां पर विकास नहीं हुआ। ये आप मानते हैं इस चीज को? नहीं, देखिए राजेश जी, विकास जो है हमने किया है, हमने परिस्थितियों को बदला है। हम कांग्रेस की तरह भगोड़े नहीं, रणछोड़दास नहीं कि बोले परिस्थितियां हमारे विपरीत हैं इसलिए हमारी कांग्रेस की ये दुर्दशा हो रही। हम परिस्थितियों से लड़ना जानते हैं, हम एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी तलाशते हैं और हमने ये काम किया है। और ये मेरे मित्र जो, और चाहे वो खजुराहो हो, मध्य प्रदेश हो या भारत हो, हमने बता दिया कि किस प्रकार से विकास करा जाता है और किस प्रकार से रोजगार दिए जाते हैं। इन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि 2 करोड़ क्या, मैंने 80 करोड़ रोजगार दिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और 2 क्षेत्र होते हैं, संगठित और असंगठित, और संगठित क्षेत्र बहुत छोटा क्षेत्र होता है 5% का, और उसके ही रोजगार को मापा जा सकता है। उसमें आप अगर ईपीएफओ का ही डेटा देख लोगे, ईपीएफओ में जो नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं पिछले 9 साल में, वो ही 16 करोड़ से ज्यादा हुए हैं। और अगर 10 साल की बात करेंगे तो 18-20 करोड़ तो वहीं हो गए। और अगर असंगठित क्षेत्र है इतना बड़ा 95%, जिसमें बहुत सारा काम हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में किया, 16 लाख करोड़ का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर का काम था, उसके कारण से भी 80 करोड़ के करीब रोजगार उत्पन्न हुए। जो सरकारी नौकरी है वो सब भी दे रहे हैं, 10-10 लाख दे रहे हैं, राज्य में दे रहे हैं। अब जो इन्होंने कहा कि बेरोजगारी, भूख की बात की, तो हमने 80 करोड़ लोगों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में कहता था कि अनाज गरीबों को बांट दो, क्योंकि हम इतना सारा समर्थन मूल्य पे अनाज खरीद लेते थे, नहीं बोले नहीं देंगे, सड़ जाए तो सड़ जाए, फिक जाए तो फिक जाए। भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार ने अगले 2028 आखिर में चलते कमेंट में संदीप जी से लूंगा। मुझे लगता है कि हम खजुराहो लोकसभा सीट का एनालिसिस करने बैठे हुए हैं, वोटों से जीतेंगे। हम खजुराहो लोकसभा सीट का विश्लेषण करने बैठे हैं। मुझे लगता है कि वहां तक हम लोग सीमित रहे तो बेहतर होगा। संदीप जी, मैं छोटा सा कमेंट चाहूंगा आखिर में आपसे, कि जो मैंने सवाल सत्येंद्र जी से कहा था, जिस तरह से भर भर कर वहां की जनता ने आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया, क्या वाकई उस अनुपात में, उस रेशियो में जो डेवलपमेंट वहां पर होना चाहिए था वो दिखता है वहां पर? देखिए राजेश जी, वहां पर मैं यहाँ पर एक अपडेट, वक्त की चूंकि कमी है, एक अपडेट चलते चलते एक अपडेट दे देता हूं। एक बड़ी खबर खजुराहो से जिस तरह से मिल रही है, समाजवादी पार्टी ने अपना जो उम्मीदवार है उसको बदल दिया है। डॉक्टर मनोज यादव की जगह मीरा यादव वहां से अब समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट होगी। जो अभी तक का अपडेट है, हालांकि कल ही जिस तरह से वहां पर डॉक्टर मनोज यादव को उम्मीदवार बनाया गया था, तो जिस तरह से अब देखें इस खजुराहो लोकसभा सीट में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, नो डाउट ये सीट ये ठीक है। चलिए इस पर जब फिर भी सहयोग करेगा, आप सोचिए, वक्त की कमी है, इस पर जब फिर विश्लेषण करेंगे तो इस पर भी चर्चा करेंगे। तीनों मेहमानों का यहां पर मैं धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो खजुराहो लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट
और भाजपा ने जिस तरह से एक बार फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को वहां से अपना उम्मीदवार बनाया है और लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि ये सीट भाजपा का गढ़ लगातार बनती जा रही है। इस बार क्या कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि कांग्रेस ने जिस तरह से गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को ये सीट दी है और अभी पहले जो कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने घोषित किया था उसको बदल दिया है अब, और अब देखना होगा कि किस तरह का मुकाबला खजुराहो लोकसभा सीट का आगे देखने को मिलता है। IND एनालिसिस बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।